हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद यादव पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे पहुँच चुके हैं, जो आपकी मैथ्स के PYQ चल रहे हैं, जिसमें आज का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका एग्जाम हुआ था 23 अगस्त 2024 को शिफ्ट नंबर 2 में। और ये जो सीरीज चल रही है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 80 to 90% PYQ बेस्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जब आप यहाँ से क्वेश्चन लगा चुके होंगे पहले से, तो एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप इजीली कर पाएंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। और मैं इस क्लास के जरिए आपको बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ताकि आप कम टाइम में कैसे पेपर कर पाएँ। दूसरा ये क्वेश्चन है, जब आप पहले से क्वेश्चन देखो, होता क्या है एग्जाम में हमें टाइम जब लगता है क्वेश्चन करने में, जब उस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले से नहीं किए होते हैं, तो क्या होता है एग्जाम में हम क्वेश्चन बार बार पढ़ते हैं 2-3 बार, इसमें करना क्या करना क्या। भाई क्वेश्चन अगर पहले से आपने लगा चुके होते हैं तो क्या है, एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपको पता है आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है ये कैसे करना, आपने कर लिया, तो सोल्यूशन में भी आपको बहुत कम टाइम लगता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो पिछली 5 हो गई वो भी आप देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो। और मैं आपको बहुत शानदार सोल्यूशन के साथ बहुत कम टाइम में पेपर कंप्लीट कराएंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और आपको ये सीखना है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। देखो, सीखना एक अलग तरीका है, पेपर में क्वेश्चन हमें कैसे करना है वो देखेंगे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमसे, देखिए। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। अब देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्या है, आपको इक्वेशन या आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें रुपए जुड़ रहे हैं या छात्र आगे पीछे हो रहे हैं, घट रहे बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, और छात्री संख्या ही हमसे पूछी गई है, तो क्या है, इसमें हम हिट एंड ट्रायल का प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमसे पूछा क्या गया, देखो हमसे पूछा गया यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो छात्र अंत में बचे हैं ना, 4 कम करने के बाद 4 नहीं आए, तो हमसे पूछा उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमने ऑप्शन नंबर पहला लिया, देखिए कैसे हेल्प करता है हमारा ऑप्शन। अगर हमने ऑप्शन नंबर पहला लिया तो 12, तो 12 है, रुपये हमें दिया गया कितना, 96। तो इसका मतलब है एक छात्र ने रुपये कितने खर्च किए, 12 8 96, 8। लेकिन अगर वही बात है कि ये 4 नहीं आए तब 8 खर्च किए, अगर 4 आए होते तो 16 छात्र होते, तो जिसमें कितना खर्च होता है 96 रुपये करने के लिए, 16 छक्का 96, तो 6 से रुपये बढ़ कितना आ रहा, 2। जबकि हमारी संख्या में पता कह रहा है, हमसे कह रहा है 4 छात्र अगर नहीं आए ना, तो शेष छात्रों को 4 अतिरिक्त योगदान देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 देना पड़ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ठीक है, हम दूसरे ऑप्शन की तरफ गए, तो हमने दूसरा ऑप्शन देखा कितना है, 6 है, 96 रुपये खर्च कर रहा है, तो 16 छक्का 96, 16 रुपये। अगर 4 नहीं आए, अगर 10 आए होते, मतलब 4 आए होते तो 10 होते छात्र, जिस पे रुपये कितना बनता है, 9.6। तो ये तो वैसे पॉइंट हमारा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं आपका हुआ। ओके, हम फटाफट गए तीसरे ऑप्शन के पास। तीसरा ऑप्शन हमारे पास कितना था, 8। जब 8 पे गए तो मैंने देखा क्या, 8 लोगों ने कितना 96 रुपये खर्च किया, तो कितना पड़ा, एक केस में 12 8 96। वहीं अगर आप पहले सोचते अगर 4 आए होते तो कितना होते छात्र टोटल 12, तो रुपये कितना होता, 96 खर्च होता, तो 12 8 96। अगर 4 नहीं आए उसकी वजह से कितना रुपये 4 छात्रों पे कितना बढ़ा, 4 रुपये बढ़ा, क्योंकि 12 से 4 छात्र कम हुए, 8, जिसकी वजह से 4 रुपये ज़्यादा देना पड़ा, तो 8 से कितना देना पड़ा, 12। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 हो रहा है, इसका मतलब आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, 8। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात है 2:3, और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दुगनी गति से चला होता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट का। अब देखिए, अब एक बात बताइए, डिस्टेंस इजुकल टू क्या होता है, डिस्टेंस इजुकल टू होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। जैसे मैंने टोटल डिस्टेंस अगर मान लो 60 किलोमीटर मानी और मैं 20 की स्पीड से जा रहा हूँ, तो टाइम हमें कितना लगा, बीतियाँ 60। वही मान लो 60 डिस्टेंस अगर सेम है, अब स्पीड मैंने क्या की, स्पीड मैंने कम कर दी, सपोज दैट स्पीड में 3 की स्पीड से गया, तो टाइम में कितना लग जाएगा, 20। तो इसका जो रेशियो होता है, तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। अगर देखो स्पीड हमारी जाने थी, तो
तो टाइम हमें कम लगा, अगर टाइम हमारा कम है तो स्पीड ज़्यादा हो गया और इनका ये रेशियो उल्टा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वैसे ही हमें दिया गया, हमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है उनकी गति स्पीड की जो रेशियो दिया गया, कितना दिया गया, ए और बी की जो स्पीड का रेशियो हमें दिया गया वो कितना दिया गया, 2:3, 2:3। अगर स्पीड का ये रेशियो है तो टाइम का कितना होगा, तो टाइम का उल्टा हो गया, 3:2। अगर टोटल डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो गया। अब देखो यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे ना बच्चों को ये कन्फ्यूज होता है कि टाइम का रेशियो उल्टा कैसे मान लेते, तो मैं ना आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम मैथ में पता क्या आती है, मैथ बच्चों को सबको समझ आता है, बट दिक्कत वहाँ पे आ जाती है जब टीचर डायरेक्ट समझा देता है और बच्चों को जैसे यहाँ से 2 से 3 और 3 से 2 हो रहा है, तो यही बात अगर गले से नहीं उतरी ना तो उसे फिर समझ में नहीं आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल समझो क्या, अगर 60 की स्पीड से गया, ठीक है, समझना टोटल डिस्टेंस में 60 मान ली, हमने पहले केस में 20 स्पीड मान ली, ठीक है, 20 और 30 मैंने मतलब रेशियो है तो मैंने 20-30 बढ़ा लिया। अब एक बात है, टाइम पता कैसे उल्टा हो रहा है, अब देखना तुम, अगर ये 60 की स्पीड से गया, सॉरी 60 किलोमीटर टोटल है, 20 की स्पीड से गया तो टाइम कितना लगा इसे, 3। अगर ये 30 की स्पीड से गया तो टाइम कितना लगा, 2। 3-2 तो आ रहा है ऐसे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मान लो, आप कह रहे ये चीज़ नहीं माने, आपने 60 कैसे मान लिया, मैं नहीं मान रहा 60, मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप 120 किलोमीटर मान लो, आपने 120 किलोमीटर मारा। अच्छा 60 और 120 पता क्यों मान रहे ये बताओ, अगर बहुत से लोगों को तो डाउट होगा 60-20 किलोमीटर, पता मैं इनका मल्टीपल मान रहा हूँ, अगर आप 6 भी मानोगे तब भी निकल आएगा, तो मैं इसका मल्टीपल मान रहा हूँ 60-20, समझ रहे। तो मैंने अगर माना 120 माना, तो 20 की स्पीड से गया तो कितना लगा इसी टाइम, तो 20 छिंगा 120, 30 की स्पीड से गया तो चौक 12, कितना लगा 40। अब ये रेशियो है, अगर इसे काटेंगे तो तब भी ये 3-2 ही तो आएगा। कहने का मतलब है ये 120 की जगह अगर 12,000 भी मानोगे, रेशियो जो अंत में कट के आएगा वो क्या 3-2 आएगा, कि रेशियो है ये, समझ रहे तुम, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमने रेशियो माना है, तो इसलिए ये इसका उल्टा हो जाता है। अब समझ में आ गया तुम्हें, अगर आपको अभी तक यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। हमें पता लगा कि अगर स्पीड की ये वैल्यू है तो टाइम का क्या निखर गया है, 3:2, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं देखो, इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगे। अब यहाँ पे मुझे 15 मिनट दिए गए, तो क्या बताएगा, ए को जो टाइम लगा वो बी से 15 मिनट अधिक लगा, जबकि ए को 1 यूनिट टाइम लगा, क्योंकि इसको 2 लग रहा है, इसको 3 लग रहा है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15 मिनट। अगर एक की वैल्यू 15 मिनट आ गई तो उनका टाइम कितना आ गया, इसका आ गया 15-45 मिनट, और इसका कितना आ गया 15-30 मिनट, तो इसीलिए तो इसका 15 मिनट ज़्यादा लगे ए को, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है यदि ए दुगनी गति से चला होता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब ये बताइए, आप गए, जैसे यहाँ पे ये 60 किलोमीटर जा रहा था, अगर 20 की स्पीड से जा रहा तो इसे कितना टाइम लग रहा, 3 घंटे लग रहे। अगर ये दुगनी स्पीड से चला जाएगा, मान लो 40 स्पीड से गया, तो 60/40 तो कितना हो गया, 2×3 = 6, 2×2 4, इसका मतलब कितना, 1.5 घंटे। यहाँ तक क्या बात समझ में आया, अगर स्पीड दुगनी कर रहा है ये तो टाइम आधा हो जा रहा है, जहाँ 3 घंटे पहले लग रहे तब टाइम कितना लग रहा, 1.5 घंटा, समझ रहे। वैसे ही क्या है कि अगर ए अगर कह रहा है, क्या कह रहा है, ए दुगनी गति से चला जाता तो दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तो इसका मतलब इसे आधा टाइम लगता है। तो अगर 45 मिनट पहले लग रहे थे, अब कितना लगेगा, आधा, कितना, 22.5 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। इससे बेहतरीन तरीके से आपको, मुझे नहीं लग रहा कोई यूट्यूब पे समझा पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्रिकेट खिलाड़ी को 30 पारियों का बल्लेबाजी औसत 40 रन है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को शामिल नहीं किया जाता तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन है। तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे कह रहा है 30 पारियों का जो औसत स्कोर है वो कितना है, 40। तो हमने निकाला 30 पारियों का जो औसत स्कोर है वो कितना, 40। तो इसका मतलब इनका योग कितना हो गया, 30 × 40, तो वो कितना हो गया आपका, 1200। इसका मतलब ये है कि टोटल ये रन जो बना रहा है कितने बना रहा है, 1200। ओके, उसके बाद कह रहा है इन 2 पारियों को अगर शामिल ना किया जाए, कौन सा, जो उच्चतम स्कोर जिसने बनाया, एक में क्या न्यूनतम स्कोर बनाया, तो शेष 28 पारियों का औसत रन जो बताया वो कितना है, 38। तो शेष 28 का औसत कितना हो गया, 38। तो इनका योग निकालने के लिए मैंने क्या, तो 38 को अगर मैं 40-2 लिख सकता हूँ ताकि हम गुणा कर पाएँ इजीली। तो देखो 28 चौको कितना होता है, 28 × 56, 56 कितना होता है, 112। तो 112 तो कितना हो गया, 1120 हो गया, और 28 कितना होता है, 56, तो 56 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना हमारे पास योग आ गया, तो 10 में से 6 गया, 4 बचा, 11 में से 5 गया, 6 बचा, 1064 आ गया। तो इनका योग कितना आ गया, 1064 आ गया। तो हमने सॉल्व आउट करके क्या कर लिया, 1064। छोटी छोटी कैलकुलेशन पकड़ते हुए चलिए, 1064। तो मुझे पता लगा कि अगर 2 पारी छोड़ दे रहे हैं तो उनका योग कितना बन रहा है, 1064 बन रहा है।
तो हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे कह रहा है वो दो पारियाँ ज्ञात कीजिए। अगर मैं दो पारियों का योग निकालने तो क्या करूँगा, मैंने 1064 से यहाँ से माइनस किया तो कितना आ गया हमारा, तो हमारे पास बचा कितना 136। अब पता क्या इसमें हमसे क्या कह रहा है, अब देखो पॉइंट ये है, हमसे कह रहा है कि उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। अगर मैं 100 एक्स्ट्रा हटा दूँ, 100 रन अधिक है, 100 पहले हमने निकाल लिया तो कितना होता है 36, 36 में दोनों को बांट दिया कितना कितना 18। अगर देखो उसका न्यूनतम स्कोर 18 है और उसका उच्चतम कितना हो गया 118, तो तभी तो उनका अंतर 100 का बैठेगा। तो इसलिए जब मुझे अंतर पता 100 का है तो मैंने 100 पहले ही हटा दिए। हमसे कह रहा है अगर हमसे उच्चतम स्कोर पूछता तो कितना आ गया 118, लेकिन हमसे पूछा न्यूनतम स्कोर कितना है, तो न्यूनतम स्कोर कितना है खाली 18। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या है। यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है। कुछ नहीं, क्वेश्चन बस हल्का सा घुमाया है। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो अगर स्ट्रीम के विरोध जा रही है तब इसकी किलोमीटर कितना है 18 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जा रहा है। वहीं कह रहा है अगर धारा की गति में जा रहा है, यदि धारा गति ज्ञात करना है, यदि कह रहा है यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसके विपरीत जो है उससे 50% अधिक है, तो इसका 50% कितना हो गया 9, तो 50% अधिक है। इसका मतलब अगर बोट अगर स्ट्रीम की साइड से जा रही है तो इसकी गति कितनी होगी 50% अधिक हो गई, तो 18 की 50% 9 हो गई तो कितनी होगी 27। ओके, तो हमसे कह रहा है धारा गति ज्ञात कीजिए, तो धारा गति हम निकाल लेंगे। ये ना थोड़े ऑप्शन गड़बड़ हैं आपके, सही है ऑप्शन, इसमें ना पॉइंट नहीं लिखा है, ठीक है 5.2 4.5 4.8 4.6। ओके, तो हमसे क्या कह रहा है ये धारा की दिशा में नाव की गति, हमसे पूछा धारा गति क्या है, तो धारा गति हम निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, हमने इसे जोड़ दिया, सॉरी घटाने पर, तो हमने माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट गए माइनस से, तो कितना हो गया माइनस का 2s और माइनस का कितना आ गया 9, क्योंकि माइनस 27 है 18 प्लस के, तो माइनस के 9, तो माइनस माइनस खत्म 2 से काटा कितना हो गया 4.5, तो आपका आंसर कितना आ गया 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। वैसे भी ये घटाना जोड़ना नहीं, मैं आपको बताऊँ शायद सीधा से क्या करना है, जब भी आपको इक्वेशन दी गई हो, अगर तुम्हें बोट की स्पीड निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, ठीक है। और अगर आपको जब भी स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तो क्या है इन दोनों में से घटा के बटे 2 कर दो, तो 27 में से हमने 9 18 घटाया कितना बचा 9, उससे 2 से काटा कितना आ गया 4.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या का 70% कितना दिया गया, हमें दिया गया 0.35, ठीक है। यहाँ से होगा 10% निकाले, मैं 7 से काटा तो 7 दाई 70, 0 7 में 3 में जाएगा भागने 0 7 में 35.05, तो हमसे कह रहा है 120% कितना होगा। तो अगर मैं दोनों तरफ 12 का गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा, तो 12 का गुणा किया तो 120% इक्वल टू कितना आ गया 12 पंजे 60, तो कितना आ गया 0.60, तो हमारा आंसर कितना हो गया 0.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत में 20% घटा दिया जाता और फिर 10% बढ़ा दिया जाता, तो कीमत में परिणामस्वरूप वृद्धि क्या है। देखो पहले क्या कर रहा है 25% की वृद्धि कर रहा है, ओके, उसके बाद क्या कर रहा है 20% घटा रहा है, 20% क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, फिर 10% बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है 10% बढ़ा रहा है। तो हमसे कह रहा है तो कीमत परिणामस्वरूप वृद्धि क्या होगी, तो 25% की वृद्धि क्या होता है फ्रैक्शन 1/4, 20 का कितना होता है 1/5, 10 का कितना होता है 1/10। तो देखिए क्या कह रहा है पहले 4 से 5 हो रहा है, ठीक है, उसके बाद अब कम हो रही है 20% कम हो रही है तो कितनी 5 से 4, उसके बाद फाइनल क्या हो रहा है 10% बढ़ रहा है, तो 10 से कितना हो रही है 11। तो देखो 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, फाइनल क्या बचा 10 से 11 हो रही है, इसका मतलब है 1 बढ़ रही है कितने पे 10 पे, तो परसेंटेज निकालने के लिए कितना आ गया 10%। तो जो क्या कह रहा है फाइनल वृद्धि कितनी हो गई है वो आपकी हुई है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार को 64 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य क्या है। तो 64 रुपये में बेच रहा है तो उसे क्या है 20% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब है कितने 80% में बेच रहा है, अगर टोटल 100% है 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये 80% में बेच रहा है, ठीक है। तो 80% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 6400, कितनी दी गई है 6400। अगर 80% की वैल्यू हमें 6400 दी गई है तो यहाँ से 1% निकाला हमने, कितना आ गया 8 × 64 कितना 80, तो हमसे पूछ रहा कार का क्रय मूल्य क्या है, तो कार का क्रय मूल्य हमने माना कितना था 100, तो यहाँ से हमने 100 से दोनों तरफ गुणा कर दिया तो कितना आ गया 8000।
ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन आसान से हैं तो ज़्यादा टाइम देना नहीं, जब क्वेश्चन हमें टफ लगे तो मैं समझाऊंगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक व्यक्ति शांत जल में 22 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय का दोगुना है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है शांत जल में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। इसका मतलब है जो नाव है, ठीक है, उसकी गति कितनी है, बोट की जो स्पीड आई वो कितनी आ गई, 22 से ही 1/2 किलोमीटर, मतलब 22.5 किलोमीटर। ओके, और वो क्या कहता है, और ये पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय, मतलब धारा के विपरीत जब जा रहा है तो धारा के साथ लिए गए समय का दोगुना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर डिस्टेंस क्या है, हमने मान ली डी कवर कर रहा है, तो धारा के अगर साथ कर रहा है तो 22.5 किलोमीटर प्लस की स्ट्रीम होगी स्पीड, तब टाइम कितना लग रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या है, धारा के विपरीत चल रहा है तो 22.5 प्लस माइनस की स्ट्रीम, जब विपरीत जाएगा तो माइनस का स्ट्रीम, तब का टाइम क्या कह रहा है। देखो ये पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का दोगुना है। इसका मतलब धारा के साथ जो टाइम ले रहा है एक्स और धारा के विपरीत जा रहा है तो उसका टाइम कितना हो रहा है 2x। और ऑब्वियसली बात है जब टाइम समय जब भैया कि स्पीड हमारी कम होगी क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और स्पीड ज़्यादा है तो टाइम का है कम लगेगा। अब यहाँ से एक बात समझने वाली है, पता क्या है, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे इक्वेशन इक्वल करते हैं। तो अगर मान लो यहाँ डिस्टेंस है मैं, तो डी बराबर यहाँ से कितना आ गया, हमारा आ गया एक्स 22.5 प्लस की स्पीड, भाई इससे कितना आ गया, इससे आ गया डी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 2x 22.5 माइनस का स्ट्रीम। अब एक बात बताइए, ए भी डी की वैल्यू है, ए भी डिस्टेंस है, दोनों इक्वल हैं, बराबर हो गई ना डी डी, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया इक्वेशन को। तो आप मैंने कर दी क्या, एक्स 22.5 प्लस का एस इज इक्वल टू कितना आ गया 2x 22.5 माइनस का एस। अब ये देखिए, ये मैंने आपको ना डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखा है इसलिए मैंने आपको समझाया कि यहाँ तक, वरना पता आप डायरेक्ट लाइन ये भी लिख सकते थे। पता क्या कैसे, हमसे कह रहा था शांत जल में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और ये पाता है कि धारा के विपरीत दिशा के लिए विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का दोगुना है। तो मैं क्या करता, डायरेक्ट क्या करता, मैंने मुझे पता है कि धारा के साथ जब गया तो इसकी स्पीड क्या हुई, ये वाली, और जब धारा विपरीत गया तो स्पीड क्या हुई, ये वाली माइनस एस, और जो लिया गया समय है, जो लिया गया समय है वो क्या है, इसका धारा के साथ लिए गए समय का दोगुना है, तो ये x हो गया तो इधर कितना हो गया 2x। समझ गए, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ से बन जाती। बट भैया कि आपको शायद ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ती और बहुत से बच्चों को ये बात समझ नहीं आती, ये दोनों इक्वेशन इक्वल कैसे करती। अब यहाँ समझ आ गया होगा, तो मैंने x से x खत्म हो गया। अब जब मैं इक्वेशन सॉल्व करने गया, इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ, देखिए तो 2 का गुणा कर दिया अंदर तो कितना हो गया 22.5 दूनी कितना हो गया 45, और माइनस का कितना हो गया 2s, ये कितना था, ये है 22.5 प्लस का s। अब देखिए, अब ये 2s इधर आया तो किसका हो गया प्लस का, और ये 22.5 उधर गया तो ये हो गया माइनस का, तो कितना हो गया, ये प्लस का कितना हो गया 3s, और ये माइनस का हो गया तो कितना हो गया, ये हो गया, अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो ये माइनस माइनस मतलब ये माइनस का इधर हो गया तो कितना बचा 22.5 ही बचा, जिसको हम 45/2 भी तो लिख सकते हैं 22.5 को, 3 से काटा कितना हो गया 75/2। तो स्ट्रीम जो आ गई क्या आ गई, जो एस आपके यहाँ से आ गई वो कितनी आ गई 7.5, 7 से 1/2, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, एक राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय ये धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट करना बैठ जाओ। क्या कह रहा है 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। 3 गुना का मतलब है कोई चीज़ अगर एक थी तो उसका 3 गुना हो गई, तो इसका मतलब 2 बढ़ गई। भैया जैसे आपने मुझे पैसे दिए, मैंने कहा आपको मैं 2 गुना कर दूँ, आपने 100 रुपये दिए, मैंने आपको 200 दे दिए, तो आपका 2 गुना हो गया, लेकिन आपको मिले थे 100 रुपये ना। वैसे कि 3 गुना करने पर भी रुपये तो 2 ही मिलेगा ना। तो मुझे पता ब्याज कितना बन रहा 2 बन रहा, इंटरेस्ट कितने पे 1 पे, क्योंकि मूल अमाउंट तुम्हारा एक ही था। उसके बाद कितना 5% दर से, टाइम नहीं पता हमें, टी निकालना है कितना बटे 100, तो हमने क्या किया 5 से काटा 5 दूनी 10, तो मुझे पता लगे यहाँ से टी कितना आ गया, टी आ गया हमारा कितना 40%, सॉरी 40 वर्ष 40 ईयर। अब हमसे क्या कह रहा है, जब हमने इतना निकाली तो हमसे कह रहा है उसी समय मतलब इसी समय 40 साल में इसी समय धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी।
तो किस दर पर 6 गुना हो जाएगी 40 वर्ष में? तो मैंने कहा कोई दिक्कत ना, मैं भी निकाल रहा हूँ। 6 गुना का मतलब है 1 से 6 हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा? 5। किस पे मिलेगा? 1 पे। कितने पे? 40 वर्ष पे। दर हमें निकालनी है, क्या निकाली? आर निकालनी है, रेट अपॉन 100। तो मैंने काटा किसे? 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, तो 5 25 अपॉन में कितना आ गया? 2। तो 25/2 इज इक्वल टू कितना है? आर। तो कितना आ गया? 12.5%। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी और बी एक कार को क्रम से 18 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर सी चला गया। बी ने शेष कार को कितने दिनों में पूरा किया? कोई दिक्कत ना। तो सी कितने दिनों में? 18 दिनों में कर रहा है। ओके, बी कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। इनका एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया? 72। 18 चौको 72 और 24 तियाँ 72। तो हमसे कह रहा है उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। 8 दिनों का काम मतलब है कि 4 ये कर रहा है, 3 ये कर रहा है, तो 8 सत्ते एक दिन में 7 कर रहे हैं, तो 8 दिनों में कितना हो गया इनका? 56 काम। कितना हो गया? 56। और 72 में से अगर 56 घटाया तो 12 में से 6 गया, 6 बचा, और 6 में से 5 गया, 1 16। तो काम बचा कितना? काम बचा है 16। तो हमसे कह रहा है कि अब सी चला गया, सी चला गया, सी जहाँ 4 काम कर रहा है वो चला गया। अब हमसे कह रहा है कि अगर बी काम कर रहा है, बी ने शेष कार को कितने दिन में पूरा किया? बी कर कितना रहा है? 1 दिन में 3। तो शेष काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 15 बचा कितना? 1। तो 5 सही 1/3। यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी। ये वाला थोड़ा मिस्टेक है ऑप्शन में, क्या है? 5 सही जो है ये 1/3। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाली 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो? फटाफट हम एलिगेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक तो मिश्रण क्या है? 180 वाला। दूसरा क्या है? 280 का। तो 180 280 फाइनल कितने का मर रहा है? देखो फाइनली 320 का नहीं है ना, यहाँ पे 320 लिख दो भाग के तुम। पता है क्या है? 320 रुपये प्रति किलोग्राम बेचे जाने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो हमें वो रेट निकालना है जिससे लाभ ना हो, मतलब जिससे हमें पता लगे एग्जैक्ट मिला कितने में। ये तो बाद में बेच दिया इसने बढ़ा के, बात समझ रहे तुम? तो इससे हमारा रेट थोड़ा ना आ जाएगा। तो 20% का लाभ हो रहा है, तो हम पहले क्या करें? 20% लाभ नहीं, हम ये देखें कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या है। तो 120 की वैल्यू कितनी दी गई हमें? 320। तो हमने सॉल्व किया, 0 से 0 काटा, 4 से काटा 4 3 12, 4 8 32। ठीक है, तो कितना आ गया? तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 8/3। ओके, तो यहाँ से हमारी 100 की वैल्यू कितनी आ गई? क्योंकि मैं 100 की वैल्यू निकालनी थी, 120 की थी ना ये, तो वो कितना आ गया? 800/3। तो 800/3 हमारा आया, कितना आ गया भाई? 800/3 जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है। ठीक है, क्योंकि 320 तो 20% प्रॉफिट के बाद था ना, तो 8। अब मुझे पता है ऐसी कंडीशन, पता है जैसे 800/3, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 3 का सब में गुणा कर ले रहे ऊपर नीचे 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम रेशियो ले रहे। तो क्या होगा? 3 से ये 3 कट गया, तो हमारे पास बचा कितना? इसको ऊपर बढ़ा रहा हल्का सा, तो देखो 18 तियाँ कितना हो गया? 54,540। और 28 तियाँ कितना होता है? 84, तो 840। और ये यहाँ से 800 है ही। अब हम ले लेंगे रेशियो, एलिगेशन कितना आ गया? तो 840 में से 800 गया, कितना बचा? 40। और 800 में से 540 गया तो कितना बचा? 0 0, 10 में से 4 गया, 6 बचा, और 7 में से 2 गया, 260। तो हमने इसे काटा तो कितना बचा? 2 दूनी 4, 2:13। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमसे कह रहा है फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है किसका? 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। इसका हमें निकालना है एचसीएफ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि अगर मुझे एचसीएफ निकालने को दिया गया है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का निकालेंगे एलसीएम। अगर मुझे एलसीएम जो पूछा जाएगा वो ऊपर वाले के साथ करेंगे और उसका विपरीत नीचे के साथ कर देंगे। ठीक है, जब एलसीएम अगर निकालने को दिया होता तो हम ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेते, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देते। अब जब हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे तो एचसीएफ मुझे पता क्या है? एक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 3 ये तो अलग अलग ही प्राइम नंबर ही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका निकाल लेंगे तो क्या मिला हमें? तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया हमारा 5 चौको 20 या 60, तो कितना हो गया? 60। तो आपका आंसर कितना हो गया? फाइनल आंसर हो गया 1/60। ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको त्रिभुज खिला देखो भैया कि आप जो पिछली क्लास से जुड़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर त्रिभुज में हमें बेस दिया गया और हाइट दी गई तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, क्योंकि हमें ये मान लेती है परपेंडिकुलर गया तो इसकी जो एरिया हो गया क्या हो गया? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमसे क्या कह रहा है? 8 मीटर आधार, आधार बेस कितना दिया गया?
8, ऊंचाई कितनी दी गई 16, तो एरिया पूछा गया 2 से हमने काटा तो चौकू 8, तो 16 चौकू 64, तो 64 क्या आ गया 64 मीटर स्क्वायर आ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 घंटे में चलती है, सॉरी 12 घंटे में, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या आएगी। तो देखिए धारा के विपरीत जब जा रही है तो बोट माइनस स्टीम जब है तो क्या है 80 किलोमीटर जा रही कितने में 16 घंटे में, तो 16 पंजे 80, इसका मतलब 5 की स्पीड से। वहीं क्या है जब धारा की दिशा में जा रही तो कितना जा रही 72 जा रही कितने में 12 घंटे में, तो 72। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा स्थिर जल में नाव की गति पूछी। अब मैंने आपको अभी बताया था अगर नाव की गति निकालना तो इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, तो 6 5 11, 11 बटे 2 किया तो कितना आ गया 5 बटे 5.5, 5.5। तो इसकी जो स्पीड आई कितनी आ गई 5.5 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। भाई अगर मुझे उसकी नाव की निकालनी तो इनमें से घटा के डिफरेंट करके इनका बटे 2 कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन देखो ये क्या कह रहे हैं प्रत्येक एक, इसका मतलब है कि एक ए भी 75 दिनों में कर सकता है, मतलब इसकी जो कार्य क्षमता है वो सेम है, बी भी 75 दिनों में कर सकता है। ओके, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 75 आ जाएगा, और ये एक काम कर रहे हैं ऐसे समझो। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया, ठीक है, और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। अब ये बताइए बी अगर तो हमसे पूछ रहा है ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद छोड़ा था। अब मुझे बात बताइए बी ने शेष काम जो है 23 दिनों में किया, इसका मतलब बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो बचा हुआ काम इसने 23 काम कर दिया, तो इसका मतलब काम पहले कितना हो चुका, तो 5 में से मैंने 3 गया 2, और 7 में से 2 गया 52। इसका मतलब है कि ए और बी जब दोनों काम कर रहे थे ना तब काम इन्होंने दोनों ने निबेट दिया कितना 52। तो इसका मतलब अगर दोनों कर रहे तो ये 2 काम कर रहे थे, तो 2 का मतलब है कि ये काम अगर मैंने काटा तो 26, इसका मतलब है कि 26 दिन इन्होंने तक 7 काम किया। तो हमसे यही पूछ रहा है कि ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद छोड़ा, तो इसका तो 7 में काम तो इन्होंने 26 दिन किया ना, तो आपका आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निर्माता 50 रुपये प्रति पीस की दर से किसी विशेष घटक के 2000 पीस की आपूर्ति करने का काम करता है। ओके, उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक की भी गुणवत्ता परीक्षण में विफल हो जाते हैं तो उसे 25% का लाभ होगा, लेकिन जैसा कि पता चला कि 50% घटक अस्वीकार कर दिए गए तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। ओके, आप क्वेश्चन पढ़ के गए, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो क्या है जब भी आपको लेंथी क्वेश्चन आए तो जैसा जैसा वो बोलता जाए वैसा वैसा करता चला जाओगे तो आपका आंसर एंड में निकल आएगा। अब देखिए क्या करना है आपको। तो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि निर्माता 50 रुपये प्रति पीस की दर से किसी विशेष घटक के 2000 पीस की आपूर्ति करता है। तो मुझे ये पता लगा कि ये रुपये इन्वेस्ट कितना कर रहा है, तो मुझे पता लगा कि 50 के हिसाब से 50 रुपये के हिसाब से 2000 पीस, तो इसका मतलब है ये लगा रहा रुपये कितने 5 दूनी 10, 1 लाख रुपये। ठीक है, ओके, लेकिन बात यहाँ तक नहीं है। उसके अनुमान के अनुसार 5% घटक जो है गुणवत्ता परीक्षण में विफल हो जाते हैं, तो 2000 पीस का अगर 5% निकालें तो कितना हो गया 100, तो कितना आ गया, तो मुझे पता लगा कि 50 के हिसाब से ये एवरेज पहले से लगा के चल रहा है कि हमारे लगभग 100 खराब हो जाएंगे, तो ये कितना ले आ रहा है 19×95, तो इसका मतलब है कि 95,000 रुपये ये लगे चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके अनुमान के अनुसार 5% विफल हो जाएंगे, उसने कहा मैं इतने 50,000 का बेच दूंगा, लेकिन तो उसे पता क्या लगा, तो उसे 25% का लाभ होगा। अगर वह 5% उसके अगर ख़राब भी हो रही हैं 1900 बच रहे हैं और 50 हिसाब से वो बेच रहा है तब उसे 25% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 95,000 की जो वैल्यू है वो 25% लाभ पे है, तो इसका मतलब है कि 125% की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, क्योंकि अगर मेरा 100% था तो 25% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 125 की, तो उसकी वैल्यू कितनी है 95,000 रुपये। तो यहाँ से हमारा अमाउंट पता लग जाएगा कि उसने एग्जैक्ट अमाउंट कितना खर्च किया। ये तो बेच रहा है ना, अगर 2050 हिसाब से बेचेगा तो 1 लाख हो जाएगा, अगर उसने सोचा 100 खराब भी हो गई तब भी हमारे 1900 बेच रहे तब भी 95,000 के बेच रहा है, तब उसे 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब मुझे ये निकालना है कि इसका एग्जैक्ट उसने अमाउंट खर्च कितना किया। तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली, तो मैंने 5 से काटा, तो 5 से कटा कितना 100 की वैल्यू निकालनी है हमने, तो मैंने क्या किया 100 इधर 125 के नीचे ले आया, 100 का गुणा कर दिया, अपॉन कितना आ गया 125, क्योंकि 100 निकालनी चाहिए 100 का परसेंट, तो 25 पंजे 125, 25 चौको 100। अब देखिए अगर मैं एक जीरो है ये 10 लिख सकते हैं, मतलब 95 से गुणा 10 लिख सकते हैं, जैसे मैंने काटा 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 4 दूनी 8,
तो हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया यहाँ से, ये बात समझ में आया कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बात समझो तुम, 9500 इंटू 10 इंटू 4, ये 4 बचा था, अपॉन में क्या 5 बचा था, 5 दूनी 10, ऐसे मैंने काट लिया। ओके, तो 4 दूनी 8, तो हमने कितना आ गया 0 0 8 45 की 0 यहाँ से लगी 4, 8 में 72 4 76, तो मुझे पता लगा कि 100% की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 76,000। तो मुझे पता लगा कि उसका जो टोटल जो इन्वेस्ट था वो कितना था 76,000। लेकिन क्वेश्चन हमसे पता क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें दिया गया, लेकिन जैसे कि पता चला 50% घटक अस्वीकार कर दिए गए। इसका मतलब जहाँ पहले ये 2000 थे, इसका 50% मतलब 1000 रह गए। तो फिर 50 के हिसाब से अगर 1000 बेचे तो इसका मतलब इससे अमाउंट कितना मिला, इससे अमाउंट मिला कितना भाई 50,000 रुपये। ओके, तो हमसे कह रहा है तो निर्माताओं को कितना नुकसान हुआ। अब भाई इसने टोटल रुपये जो इन्वेस्ट किए थे वो कितने किए थे 76,000 रुपये, समझ गए। इसका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था कितना हुआ था 76,000 रुपये, क्योंकि उससे मिल कितना आ रहा 50,000, इसका मतलब जो लॉस हो रहा है कितना हो रहा है 26,000 रुपये का, सीधा सीधा यही आपका फाइनल हो गया क्या आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना होता। ये बताइए, 460 में बेच रहा है तो उससे नुकसान हो रहा है। मैंने मान ली सीपी क्रय मूल्य कुछ उसका होगा, लेकिन उसने क्या किया 460 में बेचा तो उससे लॉस हो गया। ओके, लॉस हो रहा है। वहीं कह रहा है अगर 580 में बेचता तो उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो 580 में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्या कह रहा है उसका जो लाभ है उसकी हानि का दोगुना है। अगर हानि मान लो x की है तो लाभ इसे कितना हो रहा है 2x का 580 में बेचने पर। इतनी बात समझ गए, अगर इतनी समझ गए फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंट आ गया कितना आ गया, वो आ गया कितना 0, 8 में से आ गया 2, 5 में गया 120, और ये कितना है माइनस एक्स से प्लस का 2x कितना हो गया 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई कितनी 40। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 480 की बेच रहा है तब 1x का लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि 40 अगर इसमें ऐड कर दिए तो कितना आ गया 500, यही आंसर हो गया। अगर इधर से देखो अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2x का हो रहा है, तो 40 दूनी 80, तभी 580 का हो रहा है, तो आंसर कितना हो गया 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के औसत के आधे के बराबर होती है। ठीक है, 1/1/1983 से उसका वेतन 380 रुपये प्रति माह है, जिसमें 1/10/1983, 1/10/1984 और 1/10/1985 को 40 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, और 1/1/1986 को सेवानिवृत्ति होता है तो उसे प्रति माह कितनी पेंशन मिलेगी। देखो बात समझने वाली पता क्या है, वही कह रहा है कि पिछले जो 3 वर्ष होगा उसमें जो भी उसका पैसा बनेगा, मंथली जो इनकम बनेगी उसका जो औसत होगा भाई उसको पेंशन मिलेगी उसकी आधी। तो अब हुआ क्या, 1/1/1983 को उसका वेतन था 380 रुपये, लेकिन क्या हुआ 1/10/1983 को उसके 40 रुपये बढ़ गए, उसके बाद 1/10/1984 और 40 बढ़ गए, 1/10/1985 को और 40 बढ़ गए, और अंत में 1/1/6 को वो क्या होता है 1986 को रिटायर हो जाता है। तो उससे कह रहा है कि उसे प्रति माह कितनी पेंशन मिलेगी। तो अब समझिए, देखो 1/1/1983 को जब उसकी पेंशन थी तब वेतन कितना था उसका 380 रुपये। अब उसने क्या किया 380 रुपये यहीं से 3 साल उसके जोड़े जा रहे, तो उसने क्या किया 1 से लेके 9 तक वेतन में, मतलब 9 महीने तक क्या किया उसने, देखो 10वां महीना स्टार्ट हो रहा है वो तो अलग ही हो गया ना, तो 9 महीने तक इसने क्या किया 380 रुपये इसके अमाउंट बैठा। ओके, उसके बाद क्या हुआ 1/1/10 से 1/10/1984 तक, मतलब 12 महीने इसका क्या हुआ 40 रुपये बढ़ गया, तो अब कितना हो गया इसका हो गया अब 420 रुपये, ये इसको मिला 12 महीने में। ओके, उसके बाद 1/10/84 से लेके 1/10/85 तक को फिर 40 की वृद्धि हुई, तो अब कितना हो गया इसका हो गया 460 रुपये हो गए जो इसे 12 महीने मिले। अब क्या हुआ 1/10 को 40 रुपये फिर वृद्धि हुई, लेकिन अब पता क्या 1/1/1986 को रिटायरमेंट हो गया, इसका मतलब है कि 10वें महीना ऐसी पेंशन मिली, 11वें महीना मिली और 12वें मिली, और एक को तो रिटायरमेंट हो गया, तो इसका मतलब 40 की फिर वृद्धि हुई तो कितना हो गया 500 रुपये हो गया, जो इसे कितने मिले 3 महीने मिले। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, तो हमने निकाला कितना जो अमाउंट कितना आ गया 0, 9/72 की 2 बचा कितना 7, 9 27, 27 और 7 कितना हो गया 27 और 7 कितना हो गया 34, 3420। उसके बाद 0, 12×2 = 24 की 4 बचा कितना 2, 12×4 = 48, 2 50। उसके बाद 12 0, 12×72 की 2 यहाँ से 7, 12×48 और 7 कितना हो गया 50। 12×48 और 7 कितना हो गया 55। ठीक है, कितना हो गया 55। उसके बाद 15 क्यों कितना हो गया, ये हो गया 1500 रुपये।
ओके, तो हमने ये सारा पैसा जोड़ा, कितना हो गया, 4 4 8, 5 5 10 4 9, तो 5 5 10 और 5 15, तो कितना हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, रुपया आ गया 15,480 रुपये। कितना अमाउंट बचा हमारे पास बेटा, 15,480। ठीक है, क्योंकि 5 5 10 4 14 4 हासिल लगी 1, और ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे पता लगा, ये पता है, ये आपका जो अमाउंट निकल का आया 15,480, ये पता है कितने महीने का है, ये आपका है कितने महीने का, ये आपका है 36 महीने का, क्योंकि 3 साल का है, तो हम मंथली निकाल लेंगे। तो हमने 36 से भाग किया, तो हमने काटा 12 से, बात किया 36, 12 कम 12, बचा कितना 3, कितना हो गया 34, तो 12 दूनी 24, तो बचा कितना 6 और 4 10 108, 12 निमा 108, तो कितना आ गया 1290/3, 3 से और माने काटा, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, तो हमें पता लग गया कि प्रति महीना जो इनकम इसकी औसत इनकम बैठ रही है वो कितनी बैठ रही है, 430 रुपये। अब हमारे पास क्या है, जब वो सेवानिवृत्ति हो रहा है तो उसको प्रति माह पेंशन कितनी मिलेगी, इसकी आधी, तो इसका आधा मिलने का मतलब क्या है, 215 रुपये। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। क्या किया इसने, 100 रुपये की चीज़ को बढ़ा के क्या किया, 25% से लाभ चाहिए, तो इसने क्या किया 25% का लाभ अंकित कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, 16% की छूट भी दे रहा है, तो इसका वास्तविक लाभ क्या हुआ कि 100 की चीज़ को इसने 125 तो अंकित कर दिया, लेकिन 16% छूट दे रहा है। 16% छूट देने का मतलब है कि 84 में बेच रहा है, 84/100, तो हमने काटा 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो कितना अमाउंट बैठ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 100 से 105 में बेच रहा है, कितना मतलब 5% का प्रॉफिट है, कितना डायरेक्ट निकल का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक आदमी ने अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर उसकी औसत गति क्या है। देखो, शुरू के क्या कर रहा है, 200 किलोमीटर जो है 80 के हिसाब से तय कर रहा है। ओके, फिर क्या कर रहा है, 200 किलोमीटर के साथ, 200 किलोमीटर कितने के हिसाब से, 50 के हिसाब से, तो टाइम कितना लगा, 5 चौक 20, यहाँ से लगा कितना 4 घंटे, और यहाँ कितना लगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ लगा इसके 2.5 घंटे। तो हमसे कह रहा है इस टोटल इसकी जो स्पीड है वो क्या निकल के आई, तो टोटल इसने 400 किलोमीटर, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 400 किलोमीटर तय किया, टाइम कितना लगा इसे, टाइम लगा 6.5 घंटे, तो 6.5 घंटे को लिखूँगा 13/2 भी तो लिख सकता हूँ, तो 2 ऊपर चला गया, तो 2 यहाँ कर दिया इसका, तो कितना हो गया 800/13, तो 800/13 को हमने क्या किया, काटा, तो 13 पंजे 73, बचा कितना 2, 20 हो गया, 13 कम 13, तो 61 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 61.53 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 285, 510 और 1440 का महत्व समांतर बताइए, SCF बताइए, SCF। तो SCF क्या हुआ, इनसे कटने वाला, देखो अब देखो ऑप्शन क्या आ गया, 16 17 14 15, मेरा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 15। 15 पता क्यों आया, क्योंकि आपको ये पता लगा इसमें 5 आ रहा है, पीछे इसमें 0 आ रहा है, 0 5 देखने का मतलब कि संख्या 5 से तो कटेगी, तो एक SCF का फैक्टर होगा 5, तो होगा ही होगा, तो 5 से क्या होगा, इनका गुणा हो ही नहीं रहा, एक ही का हो रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इसमें भैया कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, ठीक है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो डाल दी गई राशि याद कीजिए। देखो 5% पे क्या है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/20, तो मुझे पता लगा कि पहले वर्ष में क्या हो रहा है, 20 से 21 ब्याज दे रहा है। अब दूसरे वर्ष में क्या होता है, इसका स्क्वायर देगा, तो कितने में देगा, 400 की चीज़ को 441 में, ठीक है। हमसे कह रहा है कि जो समान किस्त है वो कितने की है, 1764 की, तो 441 है, तो 441 इसे बनाने के लिए क्या करें, मैं इसमें 21 का गुणा कर दूं, तो मैंने 21 का इसमें गुणा किया, तो ये हो गया 441, ये भी हो गया 441 में समान किस्त है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 21 गुणा 20 कितना हो गया, 420, कितना हो गया 420, तो 441 की वैल्यू हमें दी गई कितनी है, 441 वैल्यू हमें दी गई 1764, तो ये कितने बार गया, एक बार 4 बार। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है उधार ली गई राशि कितनी है, देखो तो 420, तो ये 400, ये कितना हो गया 820, तो 820 गुणा कितना हो गया 4, तो 0 4 दूनी 8, तो 3280 रुपये इसने लिए थे, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखो 420 लिए इसने, उसको 441 चुकाया, ठीक है, वहीं क्या है फिर 400 को 441 यहाँ पे दे रहा है, और इसका पूरा अमाउंट कट गया, तो इसकी किस्त जो है वो कितनी है, 441 की है, जो 441 की वैल्यू हमें दी गई कितनी, 1764,
तो मैंने दोनों तरफ 441 बना लिया, तो यहाँ से कितना आ गया 420 आ गया, ये 400 आ गया। तो मुझे पता लगा 820 की अमाउंट थी जो गुणा 4 किया तो कितना आ गया 3280। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या दिया गया हमें, यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है, अधिक निर्धारित किया जाता है, ओके, और अंकित मूल्य 280 निर्धारित किया गया। एक बताइए, हमसे कह रहा है कि 40% अधिक निर्धारित किया गया है और अंकित मूल्य 280 किया गया। इसका मतलब 100 की चीज़ हमसे कह रहा है 40% अधिक निर्धारित किया जाता है, इसका मतलब 140 कर रहा है, जिसकी अंकित मूल्य हमें दिया कितना 280, तो इसका मतलब 2 गुना है, तो कितना हो गया 280। तो 100 का 2 गुना कितना हो गया 200। तो मुझे पता लगा 200 की चीज़ इसने क्या किया 280 निर्धारित कर दिया। हमसे क्या कह रहा है, तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज़ की लागत कितनी है, तो कागज़ की लागत है कितनी 25%, तो 200 का 25% हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो कितना आ गया 25 दूनी 50, तो आंसर कितना आ गया हमारा 50, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पता लगाइए कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि निकालना है हमें, तो इसको छोटा कर रहा हूँ हल्का सा। देखिए तो चाय की अधिकतम वृद्धि निकालनी है, देखो चाय ये ऑप्शन है 13 से 15 हो रहा है, 15 से 17 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, और 17 से 20 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ गया। देखो अगर 2 बढ़ रहा है तो सबसे छोटा, अगर मान लो 13 से 15 हो रहा है तो यही बढ़ रहा है, तो 2 की बढ़ रहा है, 2 पे कितने 13 पे, तो कितना परसेंट का 200, 13 से काटा 13 कम 13 बचा कितना 7, 70 हो गया, तो 13 पंजे 35 लगा 15% के समथिंग आ रहा है। वहीं अगर यहाँ पे देखूँ तो अब मान लो ये दोनों तो इससे छोटे जो होंगे। अब अगर मैं 17 से निकालूँ 17 से 20, इसका मतलब 3 बढ़ रहा है, 3 कितने बढ़ रहा है 17 पे, तो 3 बढ़ रहा है कितने पे 17 पे, इंटू 100 किया तो 2 जीरो बढ़ गया, तो 17 एकम 17 बचा कितना 13, तो 130 हो गया, तो 17 17 119, तो इसका मतलब 70% होगी वृद्धि। तो यही सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही, तो कब हो रही वृद्धि, तो कितनी हो रही 17.65%, यही हमसे पूछा गया, तो कितना हुआ 17.65%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है। तो दोनों परीक्षा में दोनों अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक किस में है, तो देखते हैं। तो हमारे पास दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र की संख्या आ गई, वो कितनी आएगी, वो ये है भाई कितनी 64, 55, 46, 76। लेकिन हमें क्या है परसेंटेज निकालने के लिए क्या है, हमें ये टोटल अमाउंट भी तो चेक करना होगी इनका कितना है कितना, तो हमने ऐड किए, तो हमने जोड़ा कितना, देखो 28 14 कितना हो गया 14 28 14 42, 42 और 64 और 6 कितना होगा 70, तो कितना हो गया 70 7 4 11 कितना हो गया 112। तो हमें पता लगा ए का कितना आ गया 112 आ गया, ओके, ए का 112 हो गया। भाई बी का हमने चेक किया तो कितना हो गया 13 और 12 कितना हो गया 35, 35 और 55 कितना हो गया 35 और 5 40 90 90 और 100 107, तो बी का कितना आ गया, बी का हो गया कितना 107। वहीं हम सी का निकालने के तो हमने देखा कितना 17 8 कितना हो गया 25 25, और अगर मैं यहाँ 45 लेके चल रहा हूँ 10 ही हो गया, 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 और 45 कितना हो गया 35 और 45 हो गया 80, तो सी कितना हो गया 80। भाई डी का हमने निकालने के तो कितना मिला 13 और 10 13 और 27 और 13 कितना हो गया 40, 40 और 15 कितना हो गया 50 55, 55 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ कितना हो गया 55 5 60 और 7 6 13 131, कितना हो गया 131, तो डी कितना हो गया 131। अब हमसे कह रहा है दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है। अब देखिए 112 यहाँ टोटल थे, 107 यहाँ टोटल है, 80 यहाँ टोटल है, 131 यहाँ टोटल है। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ जो पास हुए कितने 64, कितने में से 112 में से इंटू 100, तो यहाँ के परसेंटेज हमने निकालने गए तो हमें मिला कितना, तो हमने काटा इसे 4 से, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 4 8 32, 4 चुक 16, 4 7 28, तो ये कितना आ गया 400 बटे कितना आ गया 7, तो मैंने 7 से काटा तो 7 बना 35, 7 छिंग 42, तो 7 बना 35, 5 और कितना बचा 5, तो 7 7 49, 7 7 49, यही लगभग 57 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये निकालता चला जाऊँगा सबका, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज हैं तो इसलिए हमें सबका निकालना ही पड़ेगा। तो कितना आ गया 57 पॉइंट समथिंग, ओके। उसके बाद इसका निकाला तो 55 का 107 में, तो 5500 हो गया, तो 107 पन्ना कितना हो गया 535, बचा कितना 150, तो 151, ये लगभग 51 समथिंग आएगा, तो ये तो और छोटा हो गया, हमें तो जाना वाला निकालना है 51 पॉइंट। उसके बाद आया 46, तो 46 कितने पे 80 पे,
इंटू 100 कितने पे 46। तो मैंने ऐसे काटा भाई, तो मैं जब इसे काटने गया तो मैंने क्या पाया, 20 पंजे 100, 20 चौको 80, तो 46 है ना ये, तो 5 छक्का और काट लूँ तो 23 और 2, तो 23 पंजे कितना हो गया 115/2, तो कितना हो गया 2 पंजे 10, 2 सच्चे 14, 2 पंजे 10, ये भी लगभग 57.5 समथिंग आ गया। अब मैं लास्ट और चेक करूँ ये कितना बन रहा है, तो मैंने देखा क्या, इसको मैंने रफ किया कितना, ये भी 57.5 आ रहा, तो 131 कितने पे 76 पे कितना 131 इंटू 100। अब देखो ये कितना हो गया, अगर मैं मान लो इसको 130 भी मान रहा हूँ तो 0 से 0 खत्म, तो कितना हो गया 760। तो कैलकुलेशन में हमें थोड़ी आसानी होगी। 13 से काटा मैंने, 13 पंजे 65, 3 78, 13 पंजे 65, तो बचा कितना, तो 5 ये बच गया, 6 ये 110 हो गया, तो 13 7 91, 13 8 104, तो लगभग ये 58 पॉइंट समथिंग जाना ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये 57 पे टक रहा है, ये क्या पे टक रहा है, 57 पे टक रहा है, ये जाना है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत हमसे पूछा गया तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी का हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास खत्म हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल से। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारी क्लासें देख के आएँ। नेक्स्ट क्लास में मिलें और बढ़िया से पढ़ के आएँ। और भैया कि ये क्लास जिस दिन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जब आप एग्जाम में देने जाएंगे, एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ PYQ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।